Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 52 from Modern Indian History series in which we will study Rajgopalachari formula, Desai Liaquat Pact, Gandhi Jinnah talks. If you are working on something that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. Amazing thought from Steve Jobs. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. इंस्टाग्राम या यूट्यूब की जो मेरी स्टोरीज होती है उन्हें रेगुलरली देखते रहे ताकि मेरे लाइव सेशंस जो चलते हैं जिसमें डाउट क्लियरिंग आपका होता है वो सेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे, उनके टाइमिंग्स और उनके टॉपिक्स के बारे में. उसके साथ साथ जो मेरा मेक एमसीक्यू चैलेंज है जो मैंने शुरू किया है उस चैलेंज को इस बार कंप्लीट करने वालों के नाम है अक्षत चौधरी जी, विनीता बिस्वास जी, प्रियंका साहे जी, पूजा भारद्वाज जी और स्नेहल पिपरेवार जी. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये चैलेंज कंप्लीट किया और आपने जो मुझे एमसीक्यूज पोस्ट किए हैं उसे हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करने के कोशिश करेंगे. आज का जो टॉपिक है राजगोपालाचारी फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट और गांधी जिन्ना टॉक्स, इस पर यूपीएससी मेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है ये हम पहले स्टडी कर लेते हैं और बाद में आप उसे सॉल्व कर पाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद, ये मेरी गारंटी है. क्वेश्चन है, एसेस द रोल ऑफ सी राजगोपालाचारी ड्यूरिंग द प्री पार्टीशन ईयर्स ऑफ इंडियन पब्लिक लाइफ. ये जितने भी टॉपिक्स है उसमें जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले राजगोपालाचारी फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट और गांधी जिन्ना टॉक्स, उसमें जाने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको एक इवेंट बताऊंगा जिसका नाम है पाकिस्तान डे. देखेंगे तो हम पिछले लेक्चर में जैसे हमने देखा कि क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ही एक शानदार तरीके से चलाई गई थी, उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था मासेस का और इस तरह से लग रहा था कि ब्रिटिश के लिए अभी पॉसिबल नहीं है इंडिया में रूल करना और ब्रिटिश जल्द ही इंडिया को छोड़ देंगे, ये भी चीज अभी साफ दिखाई दे रही थी धीरे धीरे, क्योंकि इंडियंस के बिना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगी इंडिया का, ये भी पता चल चुका था जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं. मुस्लिम लीग क्या कर रहा था, मुस्लिम लीग ने एक दिन जो है 23 मार्च का जो दिन है उसको पाकिस्तान डे करके सेलिब्रेट किया था. पाकिस्तान डे के बारे में पढ़ते और ये क्यों किया था मैं आपको ये भी बताऊंगा. सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मीटिंग लाहौर में ली गई थी मार्च 1940 में. ओके, मार्च 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मीटिंग लाहौर में हुई. लाहौर में होने के बाद मैंने आपको पिछले बार ये भी बता चुका हूं कि एक रिजोल्यूशन उन्होंने पास किया था जिसको लाहौर रिजोल्यूशन या पाकिस्तान रिजोल्यूशन कहा जाता है, उसको लीग ने अडॉप्ट किया था और इसको द लाहौर रिजोल्यूशन कहा जाता है. और इसी में ये लिखा था कि जो डेट होगा जिस दिन ये रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया वो डेट है 23 मार्च. 23 मार्च को ये जो रिजोल्यूशन था, लाहौर रिजोल्यूशन या पाकिस्तान रिजोल्यूशन, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बता चुका था कि ये जो रिजोल्यूशन था या ये फिर ये जो भी लाहौर या पाकिस्तान रिजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, वो रिजोल्यूशन में टू नेशन थ्योरी रखी गई थी जिसमें सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड की गई थी. ये जो रिजोल्यूशन था इसको मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया कि यही हमारी अब डिमांड होगी और ये किया गया 23 मार्च 1940 को. ये जब किया गया तो इसी दिन को पाकिस्तान डे करके सेलिब्रेट किया जाता है हर साल. ये एक चीज है जब पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया, क्योंकि मुस्लिम लीग की डिमांड एक ही थी कि वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान अलग हो और यहाँ पे एक दो देश बने, एक इंडिया एक पाकिस्तान. ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन ये बंटवारा हो, ऐसे सब उनकी एक थॉट्स थे, उनकी आइडियोलॉजी थी जो कि यहाँ पे काम करते हुए दिख रहे थे वो उस आइडियोलॉजी पे. उसके बाद हम देखने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक जो कि होता है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला. सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला को सीआर फॉर्मूला भी कहा जाता है, कभी कभी याद रखेगा एग्जाम में कभी सीआर फॉर्मूला लिख दिया या फिर इसको राजा जी फॉर्मूला भी कहा जाता है. सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, सीआर फॉर्मूला, राजा जी फॉर्मूला. ये जो लिखा हुआ था, ये फॉर्मूला जो दिया था ये सी राजगोपालाचारी जी ने दिया था. ये फॉर्मूला किस चीज का था ये अभी हम स्टडी करने वाले. सी राजगोपालाचारी जो है यहाँ पे उनकी तस्वीर दिख रही है आपको. सी राजगोपालाचारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे. सबसे पहले बैकग्राउंड देखते कि ये क्यों लाया गया था. सबसे पहले आपको ये बता दूं कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके तरफ से वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो. ये चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले भी. उन्होंने ये कहा था कि हम इंडिया को तभी छोड़ेंगे या इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा या आपकी जो भी डिमांड है ये तभी पूरी की जाएगी जब
आईएनसी और मुस्लिम लीग के जो भी डिफरेंसेस है, जो भी आपके इश्यू चल रहे हैं, जो भी इश्यू होंगे वो हमको नहीं पता, सेपरेट नेशन के है या जो क्या इश्यू है आपके, आप पहले सॉल्व कर लीजिए, ऐसा ब्रिटिश ने कहा, तभी हम यहाँ पे इंडिया को फ्री कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे हुआ। ये होने के बाद जो लीग है, लीग वाज इंक्रीजिंगली डिमांडिंग द सेपरेट नेशन फॉर ऑफ पाकिस्तान, है ना। तो मुस्लिम्स के लिए वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहा था लीग, और एक तरफ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इट वाज अगेंस्ट द पार्टीशनिंग द कंट्री, है ना, पार्टीशनिंग ऑफ द कंट्री, है ना। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं चाह रहा था यहाँ पे कि पार्टीशन हो, बट लीग चाह रहा था। लीग की एक ही डिमांड थी कि पार्टीशन हो इंडिया और पाकिस्तान का। उसके साथ साथ ये जो भी झगड़े चल रहे थे इन दोनों के इस चीज को लेके, उसका डेडलॉक, ये जो डेडलॉक था इसको खत्म करने के लिए दो पॉलिटिकल पार्टीज से, एक देखोगे तो राजगोपालाचारी जी फ्रॉम आईएनसी, वो आए और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया ताकि ये जो दो पार्टीज हैं आईएनसी और मुस्लिम लीग, इनके बीच का जो डेडलॉक है वो खत्म हो जाए और इशू सॉल्व हो जाए। और जो आईएनसी के ये जो लीडर थे एक राजगोपालाचारी जी, वो क्लोज थे महात्मा गांधी के, है ना। तो उन्होंने एक प्लान दिया था और उस प्लान को कहा जाता है सीआर फॉर्मूला या फिर राजा जी फॉर्मूला। तो अभी आपको बैकग्राउंड पता चल चुका है कि किस चीज के लिए फॉर्मूला दिया था राजा जी ने या राजगोपालाचारी जी ने। अब देखते हैं इस फॉर्मूला में लिखा क्या था। तो इसके प्रपोजल थे वो अभी हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर देखोगे तो इन्होंने जो प्रपोज किया था इस चीज में, उन्होंने जो भी प्रपोजल्स रखे थे राजा जी ने या सी राजगोपालाचारी जी ने, उसमें सबसे पहला ये था कि जो मुस्लिम लीग है, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो डिमांड कर रहा है इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, ब्रिटिश से जो हम स्वातंत्र की डिमांड कर रहे हैं, उसमें हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए और हमारे साथ मिलके आपने भी हमारा साथ देना चाहिए इस डिमांड में। सबसे पहली बात ये लिखी थी आईएनसी ने। दूसरा ये लिखा था कि हमारा एक डिमांड है कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट हमको बना के दे, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि हम ब्रिटिश से ये चाह रहे थे कि हमें जल्द से जल्द इंडिया में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेंटर में बना के दे। प्रोविंसेस में ब्रिटिश ने गवर्नमेंट बना के दी थी, बट हमको ये प्रोविजनल गवर्नमेंट एक सेंटर में चाहिए थी। जब ब्रिटिश कह रहे थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे वॉर खत्म होने के बाद, तो भैया अभी तो हमको एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना के दो, हमको एक गारंटी दो। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट हमको बना के मिलनी चाहिए, यानी टेम्पररी गवर्नमेंट तब तक मिलनी चाहिए जब तक आप ये देश से चले नहीं जाते, या जब तक आपको लगता है कि युद्ध खत्म नहीं हो जाता, तो तब तक हमारी जो गवर्नमेंट रहेगी वो बनेगी सेंटर पे। तो यहाँ मुस्लिम लीग और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उनके जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे, जो भी इश्यूज चल रहे थे, उसके परे एक और चीज थी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने में आईएनसी चाह रहा था कि दोनों पार्टीज एक साथ आए और ये गवर्नमेंट बनाए, यानी सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही नहीं तो मुस्लिम लीग ने भी ये बनाने में हमारा शेयर करना चाहिए। ये आईएनसी का कहना था, ये प्रपोजल में लिखा हुआ था जो राजगोपालाचारी के प्रपोजल थे। तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ था कि जब वॉर खत्म हो जाएगा सो एक कमीशन बनाई, है ना। तो आपका यही है, चाह रहे हैं आप मुस्लिम लीग की एक सेपरेट नेशन होना। तो चलिए आपके सेपरेट नेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जब वॉर खत्म हो जाएगा तो हम एक कमीशन बनाएंगे, वो कमीशन को हम टास्क देंगे कि एरिया को डिमार्केट करे, है ना। तो एरिया जो है उनको यहाँ पे उनको एक बॉर्डर बनाए या फिर वहाँ पे लाइन खींचे, तो वो एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा मेजोरिटी मुस्लिम्स की, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मुस्लिम की, और वहाँ पे प्लेबिसाइट से पूछे जाए। प्लेबिसाइट यानी लोगों को वोट करके लोगों को कहा जाए कि आप लोग बताइए, आपके सजेशन दीजिए कि आपको सेपरेट देश होना या नहीं, है ना। तो यहाँ पे दोनों को, और ये जो प्लेबिसाइट होगा, ये जितने भी लोग वहां पे रहते हैं मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज मुस्लिम मेजोरिटी एरिया और ये इंडिया है। इंडिया से इस एरिया को अगर काटना है तो यहाँ के जितने भी लोग होंगे उनको पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हो। अगर वो लोग बोलते हैं कि हमें पार्टीशन होना, तो देश का पार्टीशन कर दिया जाएगा। अगर वो कहते हैं कि हमें पार्टीशन नहीं होना, सो हम पार्टीशन नहीं करेंगे। तो आईएनसी का यही, या राजगोपालाचार्य जी का यही मानना था कि भाई साहब हम कौन होते हैं, एक बड़ी पार्टीज होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हमें लोगों से पूछना चाहिए, हम अकेले डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। तो इसीलिए उन्होंने ये प्लेबिसाइट का एक फैसला लिया था। और ये जो प्लेबिसाइट होगा ये एडल्ट सफरेज पे होगा। एडल्ट सफरेज यानी जो एडल्ट है वो पूरे इसमें वोट करेंगे, जो आज चलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। तो जो प्रौढ़ मतदान होता है वही होगा यहाँ पे। तो सभी एडल्ट इस पे वोट करेंगे और ये बताएंगे कि बंटवारा करना है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन हो गया, इन लोगों ने अगर बोल दिया कि पार्टीशन कर दिया गया, तो पार्टीशन होने के बाद भी जब दो देश यहाँ पे बनेंगे, सो ये जो दो देश रहेंगे इनकी कुछ चीजें कॉमन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, कम्युनिकेशन और कॉमर्स, ये तीन चीजें, यानी यहाँ पे आपका डिफेंस आ गया, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, ये सब आ गया यहाँ पे, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी सब आ गया। कम्युनिकेशन आ गया, जितने भी रहेंगे हमारे, है ना। सो जो भी साधन है, यानी जो भी संचार होगा ये सब, या फिर कॉमर्स यानी हमारे जितने भी व्यापार और ये सब भी जितनी चीजें हैं ना वो। सो अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना, दोनों देश अगर बंटवारा भी हो गया और ये सब चीजें होती सबकी, तो डिफेंस में कभी हमारे वॉर ही नहीं होती, कम्युनिकेशन अच्छे से चला रहता, या व्यापार भी हम कहीं भी कर सकते थे, हमको फ्रीडम होता व्यापार का भी।
बट ये जो फॉर्मूला था ये बहुत अच्छा था और ये तब लागू होगा जब ब्रिटिश पूरी ट्रांसफर कर देंगे पावर इंडिया को, तब ये भी कहा गया था यहाँ पे, इस पॉइंट में आपको दिख रहा है। सो इसमें रिएक्शन क्या रहा, तो बहुत अच्छा एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ दिखता है जो सी राजगोपालाचारी जी ने दिया था, जिसके कारण इनके बीच के डिस्प्यूट सॉल्व हो सकते थे, आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच के। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या आते हैं, रिएक्शन में सबसे पहले देखेंगे तो 1944 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में यहाँ पे बातचीत हुई इस राजा जी फॉर्मूला को लेके, क्योंकि जो जिन्ना थे वो इसको अपोज कर रहे थे। जिन्ना को अपोज जब कर रहे थे तो गांधी जी ने जिन्ना के साथ मिलकर काफी सारी बातचीत की यहाँ पे, जिसके कारण ये चीजें सॉल्व हो जाए। और गांधी जी चाहते थे कि राजा जी ने जो फॉर्मूला दिया, राजगोपालाचारी जी ने फॉर्मूला जो दिया है वो मुस्लिम लीग अडॉप्ट कर ले, मोहम्मद अली जी ने अडॉप्ट कर ले, जिसके कारण देश का बंटवारा ना हो। सो जिन्ना ने कुछ ऑब्जेक्शन लिया था। जिन्ना का ऑब्जेक्शन ये था कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट आईएनसी ने टू नेशन थियरी एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी बंटवारा आपको पूरा कंफर्म करना पड़ेगा तभी मैं लूंगा। दूसरा उनका ये कहना था कि आप जो प्लेबिसाइट की बात कर रहे हो भाई साहब, सो प्लेबिसाइट में आप ये बोल रहे हो कि वहां के जो लोग हैं वहां पे हम ये राइट देते हैं लोगों को कि वो डिसाइड करे कि उनको बंटवारा चाहिए या नहीं। सो ये जो लोग हैं यहाँ के, उसमें मैं सबको ये अधिकार नहीं देना चाहता, ऐसा जिन्ना कहते थे। जिन्ना कह रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम्स डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है। तो ये भी एक उनका यहाँ पे एक कहना था यहाँ पे, तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो डिसाइड करेगी प्लेबिसाइड से, ये उनका कहना हो गया। उसके साथ साथ ही वाज आल्सो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर, है ना, तो वो नहीं चाह रहे थे कि इस तरह का कोई कॉमन सेंटर हो जिसमें ये सब चीजें कॉमन हो, डिफेंस, कम्युनिकेशन या कॉमर्स ये कॉमन हो। वो चाहते थे कि सब कुछ अलग हो दोनों देश का। सो ये सब चीजें यहाँ चाह रहे थे। ऑल्सो जिन्ना वांटेड सेपरेट डोमिनियन, है ना, बी क्रिएटेड बिफोर इंग्लिश लेफ्ट इंडिया। तो हम चाह रहे थे कि ब्रिटिश ने छोड़ने के बाद हम ये सब करेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। बट जिन्ना चाह रहे थे कि ब्रिटिश छोड़ने के पहले ये सब फैसले लिए जाएंगे, बाद में डिसाइड किया जाएगा कि बाद में ब्रिटिश कब छोड़ते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड होगा। सो ये सब ब्रिटिश यहाँ चाह रहे थे। तो ये सब यहाँ पे मुस्लिम लीग या फिर जो जिन्ना थे वो चाह रहे थे। तो जिन्ना का यहाँ पे तो अपोज था ही, उनके अलावा किसका अपोज था, तो सिख जो थे उनका भी इस फॉर्मूला को अपोज था। क्योंकि अगर देखा गया तो अगर डिवीजन होता है तो उनका ये कहना था कि अगर पंजाब का डिवीजन होता है सो सिख हम माइनॉरिटी में चले जाएंगे और मेजॉरिटी हमारा एक भी वहां पे डिस्ट्रिक्ट, एक भी डिस्ट्रिक्ट में हमारी मेजॉरिटी नहीं है अगर देखेंगे तो। और अगर बंटवारा हो गया, इन केस लोगों ने प्लेबिसाइड से ये डिसाइड कर लिया कि बंटवारा हो जाएगा, तो बंटवारा हो जाने के बाद हम माइनॉरिटी में चले जाएंगे और हम क्या देश से बाहर रहेंगे माइनॉरिटी में। सो सिख लोगों ने तो इस फॉर्मूला को अपोज किया। उसके अलावा जो वीर सावरकर थे या विनायक दामोदर सावरकर जो थे या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, जो हिंदू महासभा के थे, और श्रीनिवास शास्त्री जो थे वो नेशनल लिबरल फेडरेशन के थे, ये भी सीआर फॉर्मूला के अगेंस्ट थे। ये भी ये जो फॉर्मूला था सी राजगोपालाचारी का फॉर्मूला, इसके अगेंस्ट थे। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आईएनसी जो है ये पूरी तरह से अपोज तो कर रहा था पार्टीशन का, देश का बंटवारा ना हो उसका। बट एक अगर हम देखेंगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया इसलिए जा रहा था क्योंकि हमको यही चीज थी कि भाई साहब अगर आपको फ्रीडम होना, सो मुस्लिम लीग और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इनके बीच के आप पूरे इश्यूज सॉल्व कीजिए पहले, उसके बाद ही होगा। और मुस्लिम लीग यहाँ पे सुन ही नहीं रही थी तो क्या करेंगे। सो इसीलिए इस तरह का फॉर्मूला देना पड़ा। तो हमारे लिए पहले आता है देश की आजादी। सो यहाँ पे अगर उस आजादी के चलते हमको मुस्लिम लीग को कुछ कंसेशन भी देने पड़े, अगर बंटवारे के बारे में सोचना भी पड़े तो सोचना पड़ेगा, ये आईएनसी मान रहा था। क्योंकि इम्पॉसिबल यहाँ पे दिख रहा था आईएनसी को भी कि मुस्लिम लीग माने कि देश के बंटवारे ना हो। सो इस तरह का फॉर्मूला देना जरूरी हो गया था। अब जब ये फॉर्मूला जरूरी हो गया था तो गांधी जीना टॉक्स हुए थे, मैंने आपको कहा। जब जीना अपोज कर रहे थे तो यहाँ पे गांधी जी और जीना के बीच में कुछ बातचीत हुई। गांधी जी ने जीना को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की कि भाई साहब देखिए, पार्टीशन मत कीजिए इस देश का, आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। काफी हद तक गांधी जी ने, काफी दिनों तक गांधी जी समझाते रहे। अगर आप देखोगे तो गांधी जी जो है उनको 5 मई 1944 को छोड़ दिया गया जेल में, जब उनको कैद किया था। उसके बाद उनको वो जिन्ना से मिले और जिन्ना के साथ वो नेगोशिएट कर रहे थे कि पार्टीशन ना हो। सीआर जो फॉर्मूला था उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रहे थे, जो सीआर फॉर्मूला में लिखा था वही चीजों के चलते गांधी और जिन्ना जो थे वो सितंबर 1944 में मिले, ताकि ये जो डिस्प्यूट है इंडियन नेशनल कांग्रेस और इनके बीच में जो चल रहा है आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में, वो सॉल्व हो जाए। गांधी जी जो थे ही प्लेस्ड द सीआर फॉर्मूला एज इज प्रपोजल टू जिन्ना। जिन्ना के सामने ये रखा हुआ था। और अगर आप देखोगे तो नेगोशिएशन कंटिन्यू फॉर 2 इयर्स एंड अल्टीमेटली फेल्ड, यानी काफी साल तक, यानी लगभग 2 साल तक गांधी जी जिन्ना को समझाते रहे कि भाई साहब मान लीजिए, पार्टीशन मत कीजिए, बट जिन्ना माने नहीं। और एक तरह से आप देखोगे तो पार्टीशन हो ही गया देश का।
सो ये सब चीजें तो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, टूवर्ड्स पार्टीशन वाले लेक्चर्स में, बट अभी हमको यही जानना जरूरी था कि क्या बातचीत हुई थी जिन्ना और गांधी जी के बीच में, क्या क्या था ये जिन्ना टॉक्स, तो ये हमने अभी देख लिया। आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रहे कि सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला को लेके ये जो बातचीत थी ये उसी यही इशू पे थी। सो इतना भी आपको याद रहा तो आपके लिए काफी होगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बातचीत हुई थी गांधी और जिन्ना के बीच में, इसके कारण कुछ इसका हल नहीं निकल पाया, सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, और इसका फायदा वाइसरॉय ने उठा दिया। द क्लेवर वाइसरॉय वाज नाउ कन्विंस्ड, उनको ये पता चल गया कि इतनी बातें कर रहे हैं भाई साहब, इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं गांधी जिन्ना को, या इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इतनी बात कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, आपके सिर्फ झगड़े चल रहे हैं, तो इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो आप सेटल नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेटल बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, और अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेगा पोस्ट वॉर के बाद क्या होगा उसमें, और सेटलमेंट जो है ये हम करा के देंगे, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो आप जानते हैं पहले से चाह रहा था कि डिवाइड एंड रूल हो, और उनका यहाँ पे तो सपना पूरा होने जा रहा था एक तरह से, आप देखोगे तो जो उन्होंने सपना देखा था। सो ये सब चीजें चली। अब फिर से जब ब्रिटिश ये चाह रहे थे तो हमने और एक पैक्ट करने की कोशिश की, तो एक जो पैक्ट आया था वो देसाई लियाकत पैक्ट कहा जाता है। फिर से दोनों के बीच के डिस्प्यूट सॉल्व करने की एक और कोशिश यहाँ की गई, और वो जो कोशिश थी वहां पे आपको देसाई जी दिखते हैं, है ना, तो ये भूलाभाई देसाई जी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। उन्होंने भी कुछ बनाने की कोशिश की, यहाँ पे कोई पैक्ट बना था देसाई और लियाकत अली जो थे ये ये मुस्लिम लीग के लीडर थे। सो मुस्लिम लीग के लीडर थे, तो ये अब इनके बारे में जान लेते हैं। फिर से डेडलॉक खत्म होने की कोशिश हमने शुरू की। भूलाभाई देसाई जो थे वो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो थे, उस वक्त लीडर थे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि लियाकत अली खान जो थे ये डेप्यूटी लीडर थे मुस्लिम लीग के, जैसे कि आप जानते हो कि मोहम्मद अली जिन्ना लीडर थे, तो ये उनके बाद वाले लियाकत अली खान। सो ये जो थे, इन दोनों के बीच में ये होने वाला था, एक पैक्ट होने वाला था, और इसी को कहा जाता है देसाई लियाकत पैक्ट। बोथ ऑफ देम केम अप विद द ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, तो दोनों आ गए कि हम दोनों चलिए, हम दोनों मिलके कुछ बनाते हैं। तो यहाँ प्रपोजल क्या थे? प्रपोजल ये थे कि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स हमको मिलने चाहिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग को सेंट्रल लेजिस्लेचर में। उसके साथ साथ 20% जो सीट्स है ये माइनॉरिटीज के लिए आपने रिजर्व करना पड़ेगा। सो ये जो चीजें थी ये भी पूरी नहीं हो पाई, और दुर्भाग्यवश ये एक और जो पैक्ट था ये भी फेल हो गया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोई भी करार या कोई भी पैक्ट नहीं हो पाया। सो रिजल्ट यही रहा कि नो सेटलमेंट कुड बी रीच्ड बिटवीन कांग्रेस एंड द लीग, ये भी चीजें नहीं हो पाई। सो कुछ हो ही नहीं पाया, क्योंकि मुस्लिम लीग की तो एक ही डिमांड थी कि भाई साहब हमको अलग से पाकिस्तान होना यानी होना। सो ये सब चीजों के चलते अगर हमने ये टॉपिक जो देखा जिसका नाम था राजगोपालाचारी फॉर्मूला, आपको पता चल चुका है, देसाई लियाकत पैक्ट आपको पता चल चुका है, और गांधी जिन्ना टॉक्स किस चीज पे आधारित थे ये आपको पता चल चुका है। तो जितनी चीजें मैंने आपको इसमें बताई वो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा आपको आने के चांसेस कम है जितना मैंने बताया उससे ज्यादा। सो एक चीज याद रखिएगा कि अब हम हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके एकदम अंत में पहुंच चुके हैं। तो अगले हमारे लेक्चर्स में अभी ज़्यादा बचा नहीं है, तो इंडियन नेशनल आर्मी बचा हुआ है, उसके साथ साथ जो बचा हुआ है वो है हमारा टूवर्ड्स पार्टीशन, टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, है ना, तो पार्टीशन हम पढ़ेंगे किस तरह से हुआ, हम फ्रीडम पढ़ेंगे किस तरह से हुआ। तो ये सब टॉपिक्स, कुछ थोड़े से ही टॉपिक्स हमारे बचे हुए। सो आपका मॉडर्न हिस्ट्री अभी खत्म होने पे है, तो जितने आपके पीछे छूटे हुए वीडियोस है तो उनको जल्दी देख ले और सभी टॉपिक्स आप कवर कर ले, यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी ताकि आप पीछे ना पड़ जाएं। सो आइए हम अभी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो आज के जो मेक एमसीक्यू चैलेंज है उसको पूरा किया था अक्षत जी ने, विनीता जी ने, प्रियंका जी ने, पूजा जी ने और स्नेहल जी ने। सो आइए देखते हैं इन लोगों ने क्या यहाँ पे एमसीक्यूज भेजे हैं। सो मेक एमसीक्यू चैलेंज क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं। मेक एमसीक्यू चैलेंज मेरा एक इनिशिएटिव है जिसके चलते आपको ये आपका जो रहेगा टॉपिक जो अभी हमने डिस्कस किया उस पर आपको एक एमसीक्यू बनाना है। उस एमसीक्यू के नीचे आपका नाम लिखना है और उसे पोस्ट करना है, और वो मैं अगले आने वाले लेक्चर में उसे पब्लिश करूंगा आपके नाम के साथ। और मेन चीज़ ये होगी कि आपकी तरफ से एक हेल्प होगी सबको कि आप एमसीक्यू बना के दे रहे हो लोगों को, और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी खुद की भी कि आप जो एमसीक्यू बना सकता है एमसीक्यू तो सॉल्व कर ही सकता है। तो मेरा यही एक मोटिव है कि आप एमसीक्यू बनाने में स्ट्रांग बने ताकि आप एमसीक्यू सॉल्व करने में अपने आप ही स्ट्रांग बन जाओ। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भेजा है हमें
विनीता जी ने। विनीता जी ने हमें एक क्वेश्चन भेजा है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्विट इंडिया मूवमेंट इस टॉपिक से है, और ये जो वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो इसे अभी देख ले इस लेक्चर को और उसे कंप्लीट कर ले, ताकि ये एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाए। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते विनीता जी ने जो भेजा है। एज एन इवेंट क्विट इंडिया मूवमेंट इज नियरर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स? रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। एक और क्वेश्चन विनीता जी ने भेजा हुआ है। महात्मा गांधी ऑन 8th August 1942 मेड अ कॉल टू डू और डाई इन हिज क्विट इंडिया स्पीच डिलीवर्ड एट गोवालिया टैंक मैदान। विच सिटी ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद गोवालिया टैंक मैदान? बहुत एक और अच्छा क्वेश्चन विनीता जी द्वारा। अमृतसर, मुंबई, न्यू दिल्ली या सूरत? ओके, एक और क्वेश्चन विनीता जी ने भेजा है हमें, और वो है विच ऑफ द फॉलो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट? मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमें पोस्ट किए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें अक्षत चौधरी जी ने भेजा है। तो अक्षत जी ने लिखा है गांधी गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई वेयर? बॉम्बे, दिल्ली, ग्वालियर टैंक, नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा, एक और क्वेश्चन अक्षत जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षत जी ने पूछा है हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ आईएन इंडियन नेशनल आर्मी इन मलाया? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एंड ऑल ऑफ दीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी। एक और क्वेश्चन अक्षत जी ने भेजा हुआ है। एसर्शन गांधी जी बिलीव दैट प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इज एन इन्विटेशन टू जापान टू इन्वाइड यूके। रीजन इज जापान वाज पार्ट ऑफ एक्सिस पावर। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ एंड A and R are true, R is wrong explanation of A is true and R is false. A is false but R is true. बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत जी, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किए। अगला क्वेश्चन हमें स्नेहल जी ने भेजा है। स्नेहल जी ने लिखा है कि हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड लिनलिथगो? उसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। एक और क्वेश्चन स्नेहल जी ने भेजा हुआ है। विच कॉइन हु कॉइंड द स्लोगन क्विट इंडिया? अरुणा आसफ अली, धोंडो केशव कर्वे, खान अब्दुल गफ्फार खान, यूसुफ मेहराली। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। एक और उसके बाद एक और क्वेश्चन स्नेहल जी ने भेजा हुआ है कि ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट एट सम प्लेसेस पैरेलल गवर्नमेंट वेर फॉर्म। द फर्स्ट सच गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एट तमलुक, बालिया, सातारा, तलचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमें एमसीक्यू पोस्ट किए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें भेजा है पूजा भारद्वाज जी ने। पूजा जी ने पूछा है कि असर्शन द मुस्लिम लीग डिड नॉट सपोर्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। रीजन दे वांटेड अ सेपरेट पाकिस्तान। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ आर फॉल्स, नन ऑफ द अबव। बहुत खूब, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी। एक और क्वेश्चन हमें पूजा जी ने भेजा हुआ है। क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज इंडिया ऑगस्ट मूवमेंट, ऑगस्ट क्रांति, ऑगस्ट ऑफर, ए एंड बी? बोथ ए एंड बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और पूजा जी। पूजा जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स इन रेफरेंस टू द क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942? Formation of provisional government of India after British withdrawal. B. An immediate end to the British rule over India. Viceroy C. Viceroy Lord Irwin announced an offer of dominion status for India. D. Sanctioning of civil disobedience movement against British rule. First option A, B and C, second option A, B and D, थर्ड ऑप्शन B, C and D एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो आपको सही आंसर क्या है यहाँ पे ढूंढ के पोस्ट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें क्वेश्चंस पोस्ट किए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें प्रियंका सहाय जी ने भेजा, और प्रियंका सहाय जी ने लिखा है कि नेम द प्लेसेस ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट। बालिया, तामलुक, सातारा। बी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र। सी, बालिया, बिहार, तामलुक, या डी, सातारा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रियंका जी। प्रियंका जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है। व्हाई गांधी जी हैज स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट? Second World War was started in 1939 to save the northeastern frontier of India. British has not been able to defend India against Axis aggression. All are correct. ओनली वन एंड टू, ओनली टू, ओनली वन। बहुत खूब, बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रियंका जी। एक और क्वेश्चन हमें भेजा है प्रियंका जी ने, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्विट इंडिया मूवमेंट का। बिगेस्ट फाइट ऑफ माई लाइफ टू एक्ट विथ सर्कमस्पेक्शन द जापानीज डेंजर सेड बाय। ये किसने कहा है? एम के गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली। तो बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आप सबने हमें भेजे, प्रियंका जी आपने भी, और आप सब ने बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजे। अक्षत चौधरी जी, विनीता जी, प्रियंका जी, प्रियंका सहाय जी, पूजा भारद्वाज जी और स्नेहल पिपरीवार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और सभी लोग जो बाकी सभी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें और अपने खुद की प्रैक्टिस करा ले।
उसके साथ-साथ अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरे लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे फेसबुक पेजेस को फॉलो करें, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन को। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। shreyasbadhiya@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे आए और आपने इस लेक्चर को अटेंड किया। आप अच्छे से अपना ख़्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अपना डाइट लें, अच्छे से अपना एक्सरसाइज़ करें, कंसंट्रेशन के साथ रहे और जी जान से पढ़ाई करे और अपना ख्याल रखे। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।